Hello. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. ठीक है। अब YDC में ना हमारा कुछ कुछ पार्ट रह गया है। वही स्टार्ट करते हैं। क्या बच गया है? कुछ कुछ बच गया है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। पोलराइजेशन नहीं करवाऊंगी। अगले वाले क्लास में हम लोग पोलराइजेशन करेंगे। ठीक है। टाइम बचेगा तो अभी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर का। चलो, सब आ गए? दिल्ली वाले सारे आ गए? संदीप नहीं आया? बड़े बच्चे कम, संदीप आ गया। श्रुति सिमरन आ गई। आरुष आ गया। अब्दुल्ला, गर्व, गौरव आ गए। पीर बख्श आ गया। बस दिल्ली वाले यही हो ना तुम? देख लो एक बार, कोई आसपास में कोई, किसी का कोई दोस्त भाई मिस हो गया होगा। आर्या, प्रिंस, सिमरन से शाजिया नहीं दिख रही। शाजिया। एक बार शाजिया को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो देखो, कल हम लोग YDSC विद वाइट लाइट कवर करे थे कि व्हाइट लाइट के साथ होगा तो हम क्या होगा। तो हमने देखा था कि बीच में हमें एक वाइट, सेंटर पे वाइट दिखाई देगा। उसके बाद हमें सेंटर के बराबर में रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है। रेड कलर इसलिए दिखाई देगा बिकॉज ऑफ एब्सेंटेज ऑफ वायलेट कलर। वायलेट कलर का एब्सेंट है इसलिए रेड दिखाई दिया। फिर रेड के बाद में कौन सा कलर दिखाई देगा हमें? हल्का सा ब्लूइश, या हल्का सा ब्लूइश ब्लूइश दिखाई देगा। ठीक है। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ, वहां पर वॉयलेट कलर का क्या आ जाता है? फिर मैक्सिमा आ जाता है। ठीक है। तो ये हमें पैटर्न दिखाई देता है, यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है। इसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि अगर हम क्या करते हैं, इन स्लिट्स के सामने अगर एक ग्लास स्लैब रख देते हैं तो ग्लास स्लैब की वजह से क्या होगा। ठीक है। अगला टॉपिक ये आता है, तो वो कवर करते हैं। इंसर्ट नहीं कर पाऊंगी इसमें तो। तो बताओ बेटा, क्या होगा अगर ग्लास स्लैब रखेंगे तो यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास स्लैब, हाँ, रिफ्रैक्शन होगा। ग्लास स्लैब रखा है, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन थोड़ी होता है। वहां से तो लाइट एंटर कर जाती है ना।
ग्लास स्लैब मतलब ट्रांसपेरेंट, वहां से लाइट पूरा एंटर कर मैम जाती है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। मैम अच्छा, फ्रेंच का साइज छोटा अच्छा, हो जाएगा, बिट छोटी हो जाएगी फ्रेंच की। क्यों, बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? बीटा पे क्या फर्क मैम पड़ा? बीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब मैम बीटा बाई म्यू हो जाएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्लैब का। मैम वो तो कोई मीडियम में होता है ना। हाँ, वो तो मीडियम में होता है ना, अगर आप मीडियम में उठा के रखोगे वो तो तब बनता है सिनेरियो। यस मैम। एक मीडियम से होकर ही तो निकलेगी फिर। हाँ, मीडियम से होके निकलेंगी ना, एक ही तरफ रखी है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये अपनी स्लिट है, स्लिट 1 और स्लिट 2। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसमें से किसी भी एक स्लिट के पास एक स्लैब रख देती हूँ। ये अपनी स्क्रीन है। जैसे अगर यहाँ से लाइट रे जा रही है, मैंने यहाँ पर एक स्लैब रख दी, अब ये लाइट रे यहाँ पर इस तरीके, इस पॉइंट पर पहुंच रही है पी पर, ये लाइट रे डायरेक्ट ऐसे पहुंच रही है, और इस वाले के मैंने रास्ते में रख दी एक स्लैब जिसकी थिकनेस है टी। अब देखो, अब यानी अब तुमने क्या किया, अब पी और मतलब आपने S1P और S2P में अब पार्ट डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पे, एक थिकनेस रख दी ना टी, जिसका स्लैब की वजह से क्या क्रिएट होता है, पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है स्लैब की वजह से। पढ़ा था आपने म्यू -1 × T, कि एक स्लैब की वजह से कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है अपनी लाइट रे। याद है जब हमने रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन किया था, तो हमारी लाइट रे कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी। यहाँ पर हमारे पास ये जो पाथ डिफरेंस आया था, हमने कल वाली क्लास में कैलकुलेट किया था, देखो दिस पोर्शन, कि एक तो ये वाला तो है ही है, ये वाला डेल्टा एक्स किसके बराबर आया था कल क्लास में, डी वाई अपॉन कैपिटल डी, इसके बराबर आया था, याद है भाई, इसके बराबर आया था ना, डी वाई अपॉन कैपिटल डी, ये वाला पार्ट डिफरेंस। इसी को ही तो हमने n लैम्डा और 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वेट किया था। तो यानी ये पार्ट डिफरेंस तो है ही है, अगर मैं ये स्लैब ना रखूं ये तो तब भी आ रहा है। अब ये स्लैब रखने की वजह से क्या हुआ है ना, इस स्लैब, इस पी को ना थोड़ा ऊपर और ले लो, जिससे ये थोड़ा इमेज साफ साफ दिख पाए। ये पॉइंट, ये वाला तो पार्ट डिफरेंस देखो यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, जिसे हम यहाँ पे ये डेल्टा एक्स बोलते हैं, और यही डेल्टा एक्स इसके बराबर आया है डी वाई अपॉन कैपिटल डी के। अब और एक्स्ट्रा के लिए मैं क्या करती हूँ, एक टी अमाउंट का, टी डिस्टेंस का एक हमने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब क्या होगा, पूरा डिराइव करवा के बताऊं क्या, देखो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर लिखोगे आप, S2P माइनस S1P, यही होगा पार्ट डिफरेंस, S2P माइनस S1P, यही लिखोगे। तो S2P वाली देखो यस मैम। हाँ, S2P माइनस S1P। अब S2P वाली बताओ कहाँ कहाँ जा रही है, S2P वाली, S2P रे एक तो एयर में चल रही है, एयर वाले मीडियम में, और एक स्लैब में चल रही है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू, करेक्ट। तो S2P में से अगर मैं T डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो ये वाला डिस्टेंस कहाँ चली है तुम्हारी रे, पूरी S2P में से T वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये किस मीडियम में चली है, एयर में। यस मैम। प्लस ये जो T थिकनेस है ये कहाँ चली है, मीडियम में, ये S2P ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस S1P। बताओ ये ठीक है, ठीक है। S2P वाली पूरा एयर में नहीं है, यस मैम। जो टी थिकनेस वो चल रही है वो किस में चल रही है, वो मीडियम में चल रही है ना लाइट रे। तो मैंने क्या किया, एयर वाला अलग लिख लिया, यानी टी माइनस कर दिया, प्लस मीडियम वाला अलग लिख लिया। अब एयर एयर वाले एक साथ लिख लो, कैसे, देखो S2P माइनस टी क्यों है? कहाँ पे, एयर है ना, तो तो टी वाला तो मीडियम में चल रहा है ना, ये टी किस में है, टी मीडियम में है, तो एयर के लिए मैंने यहाँ पे -T लिख दिया। पूरे कंप्लीट S2P में से T घटा देंगे तो एयर में जितना डिस्टेंस चलिए वो आ जाएगा ना,
भाई एयर का डिस्टेंस और मीडियम का डिस्टेंस लिखना है। तो एयर में कितना चल रही है तुम्हारी लाइट रे? नो मैम, जो S2P माइनस टी है वो क्या है? हाँ वही तो बता रही हूँ, ये एयर में चलने वाली डिस्टेंस है S2P माइनस टी। S2P माइनस टी क्या है? एयर में चलने वाली डिस्टेंस है, यानी तुम्हारी लाइट रे एयर में कितना चली है, तुम बताओ कितना चली है एयर में? पूरा S2 से पी गई है तुम्हारी लाइट रे, S2 से पी गई है। क्या S2 से पी पूरा लाइट पूरा एयर में चली है? नहीं ना। कितना माइनस करोगे? T माइनस करोगे। तो मैंने एयर S2P में से T माइनस कर दिया, तो एयर वाला डिस्टेंस हुआ। फिर मीडियम वाला कितना हुआ? प्लस थिकनेस T, वो मीडियम वाला हुआ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, S2P माइनस S1P लिख दूं माइनस जो एयर में T चला है प्लस TM। तो जो बेटा मीडियम में चला है, तो मीडियम में कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताओ? मीडियम में क्या लिख सकते हैं इसको, थिकनेस को? एयर में कितना बनेगा? म्यू टाइम्स ऑफ टी। भाई ऑप्टिकल डिस्टेंस यही हो जाएगा। अगर आपकी लाइट इसमें कितना डिस्टेंस चल रही है एयर में T टाइम्स, तो वो किसी और मीडियम में कितने टाइम्स चलेगी? म्यू T टाइम्स। ये तो बात ठीक है, इसी को ऑप्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे ना। इसमें कितना डिस्टेंस चलेगी लाइट रे? म्यू T टाइम्स, तो ये म्यू T लिख दिया। तो ये तुम्हारा अब एयर वाला पोर्शन आ गया। S2P माइनस S1P ऑलरेडी किसके बराबर है? dy बाय डी के बराबर है, ये कल निकाला था। माइनस टी एयर वाला है, कॉमन ले लो यहाँ से माइनस टी। अच्छा प्लस प्लस ले लो, मैं माइनस ले लो, प्लस बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ? म्यू माइनस 1। तो ये तुम्हारा क्या आया है? ये न्यू पाथ डिफरेंस आया है। कब? जब हम क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे? एक स्लैब। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए डी वाई बाई डी पहले भी रहता है, और कितना ऐड हो जाएगा? टी म्यू माइनस 1 ऐड हो गया। टी इज थिकनेस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब एंड माइनस 1। बात समझ में आ गई? तो अब मेरे को पहले ये बताओ, क्या मेरा सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं S2 के सामने क्या रख देती हूं? एक स्लैब रख देती हूँ, क्या मेरा सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा? बताओ, क्या सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा? नो मैम। नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? एक काम करो, इस y को जीरो करना, इसको जीरो करना। ये तुम्हारा डेल्टा एक्स जीरो आया है ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, न्यू पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स डैश ये मेरा जीरो आया है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स को ही जीरो कर दूं, अगर मेरे पास, मैं इस डेल्टा एक्स को जीरो कर देती हूँ, डेल्टा एक्स जीरो रखने का मतलब क्या है? मेरा सेंट्रल मैक्सिमा। अब तक मेरे सेंट्रल मैक्सिमा पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं बन रहा था ना, क्रिएट हो रहा था अभी तक जो तुम पढ़ते आए हो। वहां पर डेल्टा एक्स जीरो के बराबर था, क्योंकि लाइट रेज वहां पर कैसे इंटरफेयर कर रही थी? कंस्ट्रक्टिवली, और दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। अगर आप डेल्टा एक्स को जीरो करते हो तो देखो यहाँ से क्या बनेगा? डी वाई अपॉन कैपिटल डी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हम मान के चल रहे हैं। डी वाई अपॉन डी इक्वल्स टू माइनस टी म्यू माइनस 1। तो y कितना आ जाएगा देखो यहाँ से? y इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन डी। ठीक है, तो इतने इतने से तुम्हारी चीजें क्या हो जाएंगी? इतने से तुम्हारी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, इतने डिस्टेंस से। ठीक है, y इस वाली वैल्यू से आपकी जो फ्रिंजेस हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी इतनी डिस्टेंस से। y क्या था भाई? सेंट्रल मैक्सिमा से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस निकालना है ब्राइट फ्रिंज का, कितना आएगा? तो वहां पर तो कितना आता था? सीधा सीधा अपना लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। यहाँ कितना आया है? म्यू माइनस 1 टी डी बाई। ठीक है, ये याद रखना। तो होगा क्या? अगर मान लो तुमने नीचे वाली स्लैब, नीचे वाले स्लिट में आपने किसी स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है, तो आपका जो वो होगा सेंट्रल मैक्सिमा, वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? नीचे की तरफ। और अगर ऊपर वाले स्लैब में रखोगे, तो ऊपर वाले स्लैब में रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट करेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है,
ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये सामने रखा है, ऐसा मैं सोचना ये टेढ़ा रखा है तो ये सामने रखा होगा, लाइट रे सामने से ही जाके बेंड होंगी जहां जानी होंगी, ठीक है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, चाहे S1 के सामने रख लो या S2 के सामने रख लो, सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट कितने अमाउंट से, y इक्वल्स टू जो ये तुम्हारे सामने रखा हुआ है इतने अमाउंट से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा। और अगर नीचे वाली स्लैब में रखोगे, नीचे वाली स्लिट में रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा मूव डाउनवर्ड्स, अगर ऊपर वाली स्लैब में रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन बता रहे हैं। बताओ यहाँ तक क्या यहाँ तक अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो। 17 जॉइंट समझ में आया क्या किया है? देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, अगर हम लोग स्लिट के सामने स्लैब रखते हैं तो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा था, बिल्कुल बीचों बीच जहां पर y इक्वल्स टू 0 था। वहां पर हमने जब कल क्वेश्चन किए थे तो y इक्वल्स टू 0 आया था ना, आपने y इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D बाई डी रखा था तो n की वैल्यू 0 पे y क्या आया था, 0, मतलब यहाँ मेरा सेंट्रल मैक्सिमा था, करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं डेल्टा x 0 रखती हूँ कि मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं होता है तो y कितने से शिफ्ट हुआ है, इतने से, माइनस में, तो माइनस साइन क्या लगा दिखा रहा है, अगर आपने S2 के सामने रखा है तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर इसी को S1 में रखते यानी ऊपर वाली स्लैब में रखते तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो जाता, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता। अगर सवाल फिर ये आता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस, बताओ कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए, तो उसके लिए इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए, किससे डिवाइड करोगे बेटा इसको, इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दो, बीटा से, किससे, म्यू -1 टी डी बाई डी, कितने से डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, बीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बता देगा कि कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए अगर मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो ये लास्ट टॉपिक था वेरिएशन ऑफ YDSC का। एक बार क्वेश्चन करते हैं इसके, तुम्हें तब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई इस वाले क्वेश्चन, ये वाला साइन कैंसिल कैसे हो गया, माइनस साइन तो ये दिखा रहा है ना कि शिफ्ट किस तरफ हुआ है, माइनस साइन शिफ्ट का दिखा रहा है। अगर S2 के सामने मतलब नीचे वाली स्लिट में तो नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर वाली स्लिट में रखोगे स्लैब तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर मैक्सिमा, बीच में नहीं आएगा, ठीक है। ये वैल्यू लिख लो, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अब एक बार वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला नहीं करेंगे, किसी ने ट्राई करे थे, मैंने कल भेजे थे जो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। यस मैम करे थे कितने बन गए थे मैम, कल जो सबसे नीचे थे वो थोड़े से करे थे, मतलब वो ओके ये वाले चलो तो नहीं थे। ठीक है, हम सारी DPP कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फटाफट आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कल अगली क्लास में पोलराइजेशन शुरू कर देंगे, लास्ट टॉपिक है। बताते जाओ मुझे। मैम आपने बोला था डिफ्रैक्शन भी करवाना है। डिफ्रैक्शन का सोचेंगे, आता नहीं है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन से आता नहीं है, ये वाला करते जाओ। वेव फ्रंट वाला बताओ, फर्स्ट वाला छोड़ देना। मैम जो कल आपने पीडीएफ भेजी थी ना उसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, नीचे वाले थे। हाँ पता है, मैंने नहीं है ना उसमें नहीं भेजे, हाइजेंस वाले मैंने नहीं भेजे थे, ज्यादा हो जाते तुम्हारे लिए। थर्ड से शुरू करो, हाइजेंस कंसेप्शंस ऑफ सेकेंडरी वेव क्या है। बताओ हाइजेंस ने क्या बताया था सेकेंडरी वेव्स के लिए। मैम ऑप्शन बी। किसका, थर्ड का? यस मैम। तो देखो, ना तो इसने पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया, ना इसने वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए काम किया, ना कहीं तुमने फोकल लेंथ पढ़ा। तुमने यहाँ पर हाइजेंस का किसके बारे में पढ़ा है, वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट कैसे बना सकते हैं, बस। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। बताओ, हम हाइजेंस की वेव थ्योरी से कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो यहां पर हाइजेंस ने क्या प्रूफ किया था लाइट को, वेव नेचर,
तो इसका मतलब वो वाले फिनोमिनाज आप प्रूव कर सकते हो जो लाइट का वेव नेचर दिखाते हैं। तो लाइट का वेव नेचर जो दिखा रहे हैं वो तो प्रूव कर दिया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा नेचर दिखा रहा है? पार्टिकल नेचर, है ना। तो यानी पार्टिकल नेचर को हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? यस मैम। हाँ, सिक्स्थ करिए। एक सेकंड में बता सकते हो भाई, चिल्ला चिल्ला के उस दिन वेव फ्रंट में एक ही चीज गाई थी। क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, तुम्हारी आंसर नहीं पता चल रही कौन कर रहा है। सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का। मैम 6th का ही बताओ। क्या आंसर है सिक्स्थ का समीर? मैम ए आ रहा है। हाँ, यही तो होगा कि सारे पार्टिकल्स किस में होंगे? सेम Yes, फेस ma'am. में होंगे। सेवंथ, ये भी कराया है सेवंथ में। वेव डायरेक्शन वेव फ्रंट की कैसी होती है? मैम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ, कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। एट्थ करिए। मैम डी। डी का क्या होगा? एट्थ का क्या होगा? हाँ, पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन किया है ना, पोलराइजेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। पोलराइजेशन के लिए कौन सी थ्योरी आती है? अभी हम पढ़ेंगे, मैलिस लॉ, है ना, वो एक्सप्लेन करता है पोलराइजेशन को। आगे आ जाओ। हाइजेंस वेव थ्योरी अलाउ अस टू नो। हाँ, वेरी गुड, डी ऑप्शन है ना, प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट्स। वेरी गुड, करते जाओ। फर्स्ट का बताओ। सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड, टू डिफरेंट लेंस। टू डिफरेंट लैम्प्स बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। कल ही ऐसा सवाल करवाया था। सेम वेवलेंथ के दो लैंप लिए थे क्या? वो कोहेरेंट थे वो सोर्सेस? कल ही कराया था ये क्वेश्चन। हाँ, सब एक भेड़ चाल में चलने लगते हो। सेकंड का बी, मैम कल बी तो सी हमने उसका लिखा बोला हुआ है। था। कल यस और नो में एक सवाल करवाया था। मैम वहां पे सी लिखा हुआ है। कहाँ पे? मैम जहाँ पे अभी आपने सेकंड का बी पढ़ा। सेकंड का नहीं, फर्स्ट का पूछ रही हूँ। अभी तो फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का बता रहे हो ना तुम लोग, बी। मैम दोनों का ही सी है। पहले मुझे फर्स्ट का बताओ सुमित, फर्स्ट का क्या है? मैम डी। हम्म, मैम डी। हाँ, और डी किसी ने भी नहीं लिखा ना फर्स्ट का। भाई फर्स्ट कल तुम्हारी क्लास में यस और नो वाला क्वेश्चन कराया था, वो क्या था फिर? दो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बन जाएंगे अगर दोनों लैंप सेम फ्रीक्वेंसी के हैं? तो कल वो सेम फ्रीक्वेंसी मैंने सेम वेवलेंथ कर दिया था उसका। सेम फ्रीक्वेंसी ही इनफ है क्या कोहेरेंट के लिए? फेज डिफरेंस कौन चेक करेगा? डी आंसर है। फोर्थ, सेकंड बताओ। टू सोर्सेज ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ बोथ प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। करेक्ट, सेकंड का सही यस बताया तुम लोगों ने। थर्ड, वेरी गुड। थर्ड बोलो। थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, वाओ। थर्ड का थर्ड कह रहे हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो? थर्ड का थर्ड कैसे?
मैं वो सेकंड का ही बता रहा हूँ। नाउ नाउ लिखा रहा है ना। ये गौरव वही बच्चा है। संदीप भाई, फर्स्ट में और थर्ड क्वेश्चन में अंतर क्या है बताना जरा। हाँ, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में अंतर क्या है जो तुम लोग ये ए लिख रहे हो। संदीप, गौरव, अब्दुल्ला, सबका एक जैसा ही दिमाग है क्या? हम्म, पहले सवाल में और थर्ड सवाल में कुछ अंतर दिख रहा है तुम्हें, जो तुमने ये बोला है टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ सेम वेवलेंथ। आर्यन, वाइड सोर्स से कैसे हो सकता है भाई? भाई पॉइंट सोर्स से हो सकता है कि अगर मान लो मेरे पास एक सिंगल पॉइंट से लाइट आ रही है और मैं इसी के आगे 2 स्लिट्स लगा दूं तो मेरे को तो एकदम कोहेरेंट सोर्स मिलेगा। बार बार यस सर। सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी पे फंसे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैम एक और दोबारा बता दो कोहेरेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है। कोहेरेंट के लिए 2 ही कंडीशन है, सेम फेस या कांस्टेंट फेस। मतलब सेम फेस का मतलब है दोनों सेम फेस, मतलब 0 फेस डिफरेंस, या कांस्टेंट फेस होना चाहिए। थर्ड, सेम फ्रीक्वेंसी और ये सेम वेवलेंथ। अब ये मिल कैसे सकती है, ये कैसे मिल सकता है बताओ। तुमने वाईडीएससी किया था, वाईडीएससी में कितने सोर्स लिए थे? मैम एक पॉइंट सोर्स लिया एक ही पॉइंट सोर्स था, उस पॉइंट सोर्स को 2 जगह 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो पॉइंट सोर्स से मिल सकता है। फोर्थ, इसलिए कहते हैं बेशक कितनी ही थ्योरी पढ़ ली हो, कितने ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो, कितने ही वन शॉट उठा के देख लो, जब तक सवाल नहीं लगाओगे, जब तक फिजिक्स नहीं आती। एग्जैक्टली फिजिक्स सवालों से ही आती है। फोर्थ का ए। ऑप्शन फोर्थ क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ क्यों नहीं तुमने डीपीपी देख, तुमने जो मैंने स्लाइड शेयर करी थी वो खोल के भी देखी थी भाई। हाइजेंस थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी करती। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने यहाँ पर जिन्होंने थर्ड का आंसर ए दिया है, जिन्होंने थर्ड का आंसर ए दिया है, मुझे जरा यहाँ बताओ, तुमने यहाँ पर एट्थ का ये कैसे बता दिया फिर? ये कैसे तीनों सही हो गए फिर? है, ये कैसे सही हो गए फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन? हाइजेन से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बताया गया है, उसने बताया है, उसने प्रूफ किया है, बट वो प्रूफ हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो उसने ये बताए हैं, तो कौन सा आंसर होगा? कहाँ थे हम? इसका आंसर क्या होगा? मैम फोर्थ। चौथे हाँ, चौथे ऑल ऑफ पे। द अबव सब बताया है उसने, ठीक है, सिवाय पोलराइजेशन के। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को वो एक्सप्लेन कर चुका था अपनी हाइजेंस वेव थ्योरी से, अपने वेव फ्रंट की थ्योरी से। उसने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूफ करे थे। तुमने उसके वेव फ्रंट नहीं पढ़े थे क्या? कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में कैसे मैम पढ़े थे। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बताया था, तो प्रूफ तो किया था उसने, वेव फ्रंट बनाए थे। फिफ्थ, अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ बताओ। हम कोहेरेंट सोर्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है? वेव फ्रंट को डिवाइड करके या एम्पलीट्यूड को? दोनों को, ठीक है। ये अभी हमारा पढ़ना रहता है, ये अभी जब कैसे डिवाइड कर सकते हैं तो थ्योरी का ही है। तो मतलब दोनों से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकते हो, एम्पलीट्यूड डिवीजन से भी और वेव फ्रंट डिवीजन से भी, ठीक है। चलो इंटरफेरेंस पे आ गए अपन लोग, यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, करते जाओ। फर्स्ट का बताओ। हाँ देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सी वेव इंटरफेरेंस दिखाएंगी?
मैम ऑप्शन 4। मैम सॉरी। चलो ये तो तुमने सही बताया, वेरी गुड, ऑल टाइप्स है ना। सेकंड, सेकंड करते जाओ, सेकंड करो। सेकंड का सी, सेकंड का सी, ठीक है, सेकंड का सी, ठीक है, धनंजय का सेकंड का सी आया। सारे करेंगे, वाइट लाइट वेरिएशंस, मतलब जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे इसी से कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी यहाँ पे हमारे पास डीपीपी है। जो बच्चे बूट कैंप में पढ़ रहे हैं उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल टेस्ट है उनका। हम हो भी गया। हाँ, इनका इस चैप्टर का टेस्ट भी हो जाएगा उनका बूट कैंप में। तुम थोड़ा पीछे ही चल रहे हो, ठीक है। सी सेकंड प्रिंस का सही आया, बाकी अरे उनका हो गया, उनकी 6 दिन क्लासेस लगी थी, 6 दिन में तो कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा कौन सा लेक्चर है आज? थर्ड लेक्चर ही तो है हमारा वेव ऑप्टिक्स पे आज, तीसरा ही तो लेक्चर है। एक लेक्चर और पोलराइजेशन का, डिफ्रैक्शन भी करा देंगे। ओके, सेकंड का सी आ गया बहुत से बच्चों का, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज 9:1, मतलब दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी दी है, वो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो अगर वो मैक्सिमम इंटरफेयर करती हैं और अगर वो मिनिमम इंटरफेयर करती हैं तो उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो अगर I1/I2 जो है कितना है, 9/1 है, तो बेटा आई मैक्स किसके बराबर होता है, कल लिखवाया था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। मिनिमम वाला क्या आता है, मैम माइनस आ जाएगा बीच में माइनस बस। का साइन आ जाता। √-I12 का होल स्क्वायर। तो अब देखो I1/I2 है, तो इसमें क्या करो, इसमें I2 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √I1/I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या बचेगा, √I1/I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई आपने I2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, है ना, इस वाली इक्वेशन को I2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो I1/I2 अब रूट में है, क्या बचेगा, 9:1 पुट कर सकते हो I1/I2, वो भी रूट में, तो क्या बचेगा 3 + 1, और यहाँ क्या 3 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर मत भूल जाना, और ये 3 - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर I मैक्स नीचे अपॉन I मिनिमम, क्या बना, स्क्रैच हियर टू फ्री, 3 और 1 4, 4 4 जा 16, 3 - 1 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आया 4:1, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड भी इजी है, थर्ड करिए, थर्ड का डी कह रहा है, वेरी गुड संदीप, आर्यन थर्ड का डी, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड। फर्स्ट क्या हो जाएगा भाई, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के, तो आपको क्या दिया हुआ है, I1/I2, बहुत अच्छे, 1/25 दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, A1/A2 के। यस मैम। इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई, रूट चढ़ा दोगे यहाँ पे,
A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 25, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/5, तो यानी ऑप्शन नंबर 4। चलो फोर्थ बताओ। Their phase difference remains if two identical light sources emit same wavelength, the light rays will exhibit interference if their phase difference remain constant, distributed, their intensities remain constant, their light intensities remains, हाँ फर्स्ट का फोर्थ का फर्स्ट, इजी इजी पीजी था ये तो। फिफ्थ करिए। फिफ्थ का थर्ड कर दिया। तो देखो अब आपको एम्पलीट्यूड का रेशो दिया हुआ है, आपको पूछा इंटेंसिटी का है, तो यानी एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 कितना दिया हुआ है, 3/5। तो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, A मैक्स अपॉन A मिनिमम का रेशो निकाल सकती हूँ। A मैक्स अपॉन A मिनिमम किसके बराबर आता है भाई, मैम आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम लगाना है। अरे अगर ये निकाल लोगे तो I को क्या कर दोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, है ना। यस मैम। तो अगर इंटेंसिटी निकालनी है इनका स्क्वायर कर दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी करो। A मैक्सिमा कितना होता है, A1 प्लस A2, A मिनिमा कितना होता है, A1 माइनस A2, यही होता है। यस मैम। हाँ तो कर दो फिर, A2 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, A1 अपॉन A2 प्लस 1, A1 अपॉन A2 माइनस 1, तो इसको क्या बन जाएगा भाई, 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 माइनस 1, तो ये 8 बटे कितना बना, मैम 8/5 आएगा और नीचे वाला आएगा माइनस का 2/5, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ आंसर कितना बनेगा, मैम 16/1। हाँ वेरी गुड। तो ये अपना A मैक्स अपॉन A मिनिमम आ रहा है, आ गया बेटा सबका। इसको करो, 5 में से 3 गए तो ये कितना बनेगा, 5 का रेशो, 5 में से 3 गए 2 बचेगा ना ये तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, तो A 4:1, तो A मैक्स अपॉन A मिनिमम कितना आया, 4:1। इंटेंसिटी के लिए इसका क्या करना पड़ेगा भाई, इंटेंसिटी के के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 16th करो, 16th कह रही हूँ, 6th करो। इसमें भी देखो एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स दिया हुआ है, तो 2 वेव के एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 4/3, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ओहो, तो इंटेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। करो, शायद सेम सेम ही है क्या ये क्वेश्चन, सेम ही पूछ लिया ये तो, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है। कर लोगे 6th तो चलो हटाओ, सेम ही है ऊपर और नीचे वाला। 7th करो, 6th का सॉल्व करके बताओ, 6th का, 7th का B, 6th का C बोला है तुम लोगों ने, वेरी गुड, 6th का है C, ठीक है, सेम वैसा ही है, कर लेना। 7th का विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, क्या कंजर्व रहता है भाई, एम्पलीट्यूड कौन कह रहा है, 7th का C, मैम ऑप्शन 2। हाँ एनर्जी शुड बी कंजर्व, भाई एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी ही तो है। आई थिंक ये तो क्या ही पूछूं, फॉर्मूला है, 4th हो जाएगा, ये तो तुम कर ही लोगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ गए हैं। YDSC
स्लिट एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशेस दैट, क्या एस्टेब्लिश किया है भाई, क्या प्रूव कर दिया तुम्हारी YDSC ने? वेरी गुड आरुष, सबसे पहले आंसर दिया है ए, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। सेकंड बोलो। अपने ए बी के आगे नंबर, क्वेश्चन नंबर भी लिख के भेजो। सेकंड का सी, वेरी गुड। एनर्जी इज कंजर्व्ड बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड किस फॉर्म में है भाई? मैक्सिमा और मिनिमा में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है? द फिगर शोज ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद P एंड Q एज द स्लिट्स, द पाथ लेंथ Px एंड, जो Px है एंड Qx है उनका पाथ लेंथ n लैम्डा दिया हुआ है। अच्छा, n लैम्डा एंड n प्लस 2 लैम्डा, वेयर n इज अ होल नंबर एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये बताओ, टेकिंग सेंट्रल फ्रिंज एज ए जीरो, व्हाट इज फॉर्म्ड एट x, x पे क्या बनेगा भाई? पाथ डिफरेंस देखो उनका n लैम्डा और दूसरे का n प्लस 2 लैम्डा, तो पाथ लेंथ है ये, पाथ डिफरेंस कितना आएगा? हम माइनस कर देंगे 2 लैम्डा। हाँ, तो पाथ डिफरेंस निकालो, n लैम्डा माइनस n लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा आया। तो ये किसकी वो होती है कंडीशन? ब्राइट। ब्राइट में होता है। ब्राइट। ब्राइट में क्या मिलना चाहिए? Okay. n लैम्डा। ब्राइट की कंडीशन n लैम्डा होती है, और डिस्ट्रक्टिव वाले की क्या होती है? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2n प्लस लैम्डा बाई 2। तो क्या मिलेगा थर्ड पे? थर्ड का सी कह रहे हैं। अच्छा, वो 2 आ रहा है, वो बता रहे हो तुम। ठीक है, तो n की वैल्यू भी क्या आ रही है? n की वैल्यू 2 आ रही है, तो n की सेकंड वैल्यू क्या बता रही है? कौन सा ब्राइट है भाई? सेकंड ब्राइट है। ठीक है, n की वैल्यू इज 2, दैट मींस दिस इज योर सेकंड ब्राइट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। फोर्थ बताइए। फोर्थ का ए, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा अगर एक स्लिट को ढक देंगे तो। बिल्कुल, अगर हम एक स्लिट को कवर कर देंगे तो फ्रिंजेस तो मिलेंगी, बट प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं क्रिएट होगा, वो डिफ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला केस डिफ्रैक्शन में आता है, जो ये अभी बोल रहे हैं ना, अगर वन स्लिट को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? तो दिस केस विल बी ऑफ डिफ्रैक्शन, नॉट ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, फोर्थ का ए, वेरी गुड। ये डिफ्रैक्शन का केस है, तो डिफ्रैक्शन का बेसिक्स तो पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। फिफ्थ बताओ जल्दी से, 1 सेकेंड में बता दोगे ये तो। फोर्थ, फिफ्थ का, फिफ्थ का, फिफ्थ का फर्स्ट, वेल डन। सिक्स्थ बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, थ्योरी के क्वेश्चन हैं ये तो। सिक्स्थ का मैम ऑप्शन है। हाँ, सिक्स का ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखो फ्रिंज विड्थ की बात होती है, तो फ्रिंज विड्थ बीटा किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो यानी लैम्डा पे। तो जिसका वेवलेंथ जितना बड़ा उतना उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा, जिसका वेवलेंथ स्मॉल उसका फ्रिंज विड्थ भी स्मॉल। तो वॉयलेट का सबसे स्मॉल है, तो इसका ये भी स्मॉल हो जाएगा। सेवंथ, वेरी गुड। थर्ड ब्राइट वाले में फेज डिफरेंस कितना होगा? थर्ड ब्राइट, तो ब्राइट की कंडीशन तो पता ही है कि अगर दोनों वेव्स ब्राइट बना रही हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? मैम y 0 equal to n lambda। अच्छा, मैम डेल्टा x equal to n।
नहीं देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस नहीं, यहाँ पे फेस डिफरेंस पूछा है। फेस डिफरेंस में ब्राइट बना रही है वो, फेस डिफरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो ब्राइट के लिए मेरे पास कितना फेस डिफरेंस होना चाहिए? 2n पाई। हाँ, और ये n कौन सा है यहाँ पे? कौन सा है? ये 0 है। नो मैम, 0 से लेकर हाँ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, करेक्ट। बहुत लंबा। यहाँ पर कौन सा है? थर्ड का, थर्ड ब्राइट है ना यहाँ पे, yes, मैम। तो थर्ड ब्राइट है तो n की वैल्यू 3 रखो, तो कितना फेज डिफरेंस आया भाई? 6 6 पाई का। हाँ, तो दिस इज थर्ड ब्राइट, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई, तो फाई डिफरेंस शुड बी 6 पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को चुपचाप टिक कर देना। 8th, का बी, 8th का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे करो। मैम कितने जीपीपी है? करते जाओ। 8th का बी हो ठीक है। जाएगा। 9th करिए। फटाफट फटाफट हो जाएंगे ये तो। अगर रेड, येलो की जगह रेड ले आई तो मतलब वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी, करेक्ट। 9th का थर्ड हो जाएगा, करेक्ट। 10th बोलो। तो फ्रिंज विथ बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो क्या होगा? अगर मेरे को ये बढ़ानी है, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करनी है, तो क्या होना चाहिए भाई? या तो वेवलेंथ को इंक्रीज कर दो, या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इंक्रीज। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो भाई बीटा कम हो जाएगा, तो ये तो गलत है। सोर्स एंड स्क्रीन यानी कैपिटल डी को कम कर दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। विड्थ ऑफ द स्लिट्स इंक्रीज, तो क्या होगा भाई 10th का? अगर स्लिट की विड्थ बढ़ा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 4th गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट। मैम स्लेट के वेट को बढ़ाएंगे तो मैम वो हो जाएगा ना। इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, क्लियर नहीं मिल पाएगा, फिर वो इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, है ना। स्लिट बहुत स्मॉल ही रखनी है। ओके, अब आ गए वाईडीएससी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। शुरू हो जाओ करना 1 से। और अपने आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर लिखो। फर्स्ट क्या कह रहा है? मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट जिसका वेवलेंथ इतना है, इल्यूमिनेट द स्लिट्स जिसका डी दिया हुआ है 1 mm, द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन
2 मीटर अवे। तो यानी ये सिंपल सी बात है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, लैम्डा डी बाई डी निकाल लोगे। आ जाओ आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज मेड 3-fold, द फ्रिंज विड्थ बिकेम, क्या हो जाएगा, स्लिट का सेपरेशन 3-fold कर दिया है। मैम 3 टाइम्स हो जाएगा ऑप्शन सी। इज मेड 3-fold, बीटा इक्वल्स लैम्डा डी बाई डी, तो तुमने वो 3 गुना बढ़ाया है तो बीटा तो मैम रिड्यूस हो बढ़ाया जाएगा। है तो मैम 1 हो जाएगा। इज मेड 3-fold का मतलब है कि 3 गुना बढ़ा दिया, तो वो 1/3 हो जाएगा, है ना जी। थर्ड करिए। मैम एक बार फोल्ड का मतलब क्या है? सेकंड फोल्ड का मतलब वो बता दो। फोल्ड इज मेड 3-fold, 3-fold का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना कर दिया, डी को 3 गुना कर दिया, तो डी डैश ओके मतलब मैम। 3 टाइम्स ऑफ पुराने वाले के हो गया होगा। थर्ड को तो फटाफट कर दोगे तुम। थर्ड का ए, वेरी गुड, थर्ड का ए फटाक से कर सकते हो। तो न्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश इक्वल्स टू बीटा अपॉन म्यू, है ना। तो पुराना बीटा दे रखा है 0.4, म्यू कितना है 4/3, 4/3 कितना हो गया 1.2/4 यानी 0.3। ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। फोर्थ बताओ। डिक्रीज हो जाएंगे, अभी देख लिया थर्ड क्वेश्चन से। फिफ्थ अच्छा है, फिफ्थ करो। देखो यहाँ पर एंगुलर विड्थ का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो एंगुलर विड्थ क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो है फ्रिंज विड्थ। तुम्हारी एंगुलर विड्थ क्या होगी, जिसे हम थीटा बोलते हैं, वो सिर्फ किसके बराबर होगा भाई, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होती है, एंगुलर विड्थ होती है। थीटा से डिनोट करते हैं इसको। अब तो कर लोगे आसान से फिफ्थ का। बस 2 डीपीपी और हो गया तुम्हारा वाईडीएससी कंप्लीट, फिर पोलराइजेशन भी पढ़ लेंगे। रिजॉल्विंग पावर इज नॉट इन योर सिलेबस, ये याद रखना, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पोलराइजेशन करा देंगे आज, जल्दी जल्दी करो तुम। फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, लेट मी चेक फिफ्थ का ए है कि नहीं है। भाई मैच करो एक बार फिफ्थ का। वेरी गुड, फिफ्थ का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें लैम्डा बाई डी ऑलरेडी कितना दिया है, थीटा 0.2। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे को एंगुलर विड्थ को 10% और बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, वेवलेंथ में कितना चेंज लेके आऊं अगर 10% और बढ़ाना है तो इस वेवलेंथ का 10% ही निकाल लोगे ना, इसी वेवलेंथ का 10% बढ़ा दो। देखो थीटा किसके बराबर है, थीटा इज योर एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ है लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है भाई, ना तो लैम्डा बढ़ेगा ना डी बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है। अब वो कह रहा है कि मुझे एंगुलर विड्थ को 10% से बढ़ाना है, तो मेरे को लैम्डा को कितना बढ़ाना होगा, तो इसका मतलब लैम्डा 10% बढ़ा दो, तो लैम्डा का 10% साफ साफ दिख रहा है कितना है 589, और लैम्डा बढ़ेगा तो तभी थीटा बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा।
क्या अब कौन सा अच्छा क्वेश्चन कराऊं? 7th तो कर ही लोगे। 8th, हाँ 9th क्वेश्चन करो, 9th। नाइन्थ भी अच्छा है, 10th भी अच्छा है। नाइन्थ सवाल कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 12 फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन। कोई स्क्रीन ली है जहां पे 12 फ्रिंजेस हमें देखने को मिल रही हैं जब आपने एक 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यूज किया। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस उसी स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस दिखेंगी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेटा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकाल सकते हो? एक फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर होती है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अगर तुमने पर्टिकुलर 600 नैनोमीटर की यूज करी तो इस स्क्रीन पर तुम्हें 12 फ्रिंजेस दिखी, यानी 12 बीटा दिख रहे हैं। किसी दूसरी पर अगर आप लैम्डा 400 यूज कर रहे हो तो आपको कितने नंबर ऑफ बीटा दिखेंगे, यानी तुम्हें यहाँ पे एन निकालना है। प्योर मैथमेटिक्स है ये तो। आ भी गया 12। अच्छा 18 कर लिया तुम लोगों ने ये क्वेश्चन। गर्व कैसे किया? गर्व बताओ, 9th कैसे किया बेटा? देखो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएंगी ना, नंबर ऑफ, क्योंकि लैम्बडा चेंज हुआ है तो तुम्हारा बीटा चेंज होगा, यानी उनकी विड्थ चेंज होगी। विड्थ चेंज होगी तो हो सकता है कि उसी स्क्रीन पर अब की बार ज्यादा बन जाए, क्योंकि आपने छोटी वेवलेंथ यूज करी है। लैम्बडा स्मॉल तो यानी बीटा स्मॉल, बीटा स्मॉल तो मतलब आपकी बार जो नंबर्स आएंगे वो बढ़ेंगे। तो कितने से बढ़ गए, कैसे लिखोगे? गर्व बोल कैसे किया है? 18 लिख तो दिया गर्व ने। गर्व माइक इज नॉट वर्किंग, बढ़िया। आरुष तुम बताओ आपने कैसे लिखा बी? हाँ मैम, इसमें ना इक्वेट किया। मैम इससे पहले फ्रिंज विड्थ निकाली ना, हम्म, जो आ जाएंगी 600 d/d, और उसको मैंने 12 से गुणा कर दिया, और फिर तब उसको इक्वेट कर दिया 400 d/d इंटू n से। और जहाँ n नए नंबर ऑफ होंगे, मतलब कितने मेरे को हाँ वो मैंने क्या बोलते उसको, फ्रिंजेस। मतलब n, वहां से n की वैल्यू फाइंड की ठीक और है, n की बढ़िया वैल्यू 18 आ गई। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो बीटा अपनी सिंपल सी बात है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इसके बराबर है। तो यानी मेरे को इस पर कितनी फ्रिंजेस मिल रही है भाई? एन बीटा, एन बीटा मिल रही है ना, N1 बीटा बोल लो। टोटल यही तो होगी उस स्क्रीन पर, यानी मेरे पास अगर ये स्क्रीन है भाई, इस पे मेरे पास N1 बीटा यानी कितनी फ्रिंजेस मिल रही हैं? 12 बीटा भाई, यानी इसकी थिकनेस इतनी तो होगी। अगर मैं एक बात बताऊं, मैं तुमसे बात करती हूँ, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन की डिस्टेंस मान लो एल है, एल लेंथ है, तो ये एल लेंथ किसके बराबर है भाई? ये एल लेंथ किसके बराबर होगी? 12 फ्रिंजेस बन रहे हैं, और 12 फ्रिंजेस में एक फ्रिंज की लेंथ कितनी है? बीटा। तो यानी यहाँ कितने बीटा बन रहे हैं? 12 बीटा बन रहे हैं। क्या ये लेंथ चेंज हो जाएगी? ये लेंथ तो चेंज नहीं होनी, ये तो इतनी रहेगी। तो यहाँ पर नंबर कितना बनेगा? 12 बीटा इक्वल टू एन, एन बीटा डैश, यही तो करोगे, एन बीटा डैश। तो 12 बीटा किसके बराबर है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू ये नंबर एन निकालना है। बीटा डैश किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा डैश। ना तो आपने डिस्टेंस चेंज करा है ना स्लिट का डिस्टेंस, ये डी से ये डी कट गया,
तो 12 लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, n लैम्डा डैश के। तो पहले वाला लैम्डा कितना था भाई, 400 600, और ये n निकालना है, अब नया कितना हो गया 400। तो कितना बन जाएगा, ये निकाल लो यहां से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 तिया 12 हो गया, 6 तिया 18, है ना। किसको समझ में नहीं आया वो पूछो, क्या करने का है, समझ आया सबको। सिमरन, सिमरन सिमरन, लड़कियां, ऋषि, श्रुति, सिमरन है ही नहीं आज क्लास में। पीरबख्श, पीरबख्श कहाँ चला गया, ये एक आंसर नहीं लिख रहा है, क्लास में है पीरबख्श, आंसर क्यों नहीं लिख रहा है फिर, समझ नहीं आ रहा चैप्टर, मुझे थोड़े न्यूमेरिकल्स में टाइम लग रहा है। क्यों, क्या टाइम लग रहा है। देखो ये सवाल समझ में आया, 9th क्या कह रहा है कि नहीं आया। यस मैम। क्लास में एक्टिव रहते हो पीरबख्श, यस मैम। यहाँ जितने बच्चे हैं सब आंसर कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, या तो आप अपनी तरफ से मैंने कुछ आंसर करा है पहले। देखो भाई मेरे पास ये एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन की तो कोई लेंथ होगी, कोई इनफाइनाइट स्क्रीन तो नहीं ले आओगे। इस स्क्रीन की मान लेती हूं मैं, इस स्क्रीन की मेरे पास लेंथ L है। अगर आपने लैम्डा यूज किया 600 नैनोमीटर, तो तुम्हें क्या दिखाई दिया, यहाँ पे कितने फ्रिंजेस दिखाई दिए, 12, करेक्ट, 12 फ्रिंजेस दिखाई दिए। तो क्या ये लेंथ में 12 बीटा के बराबर नहीं मान सकती, बीटा इज लेंथ ना, बीटा लेंथ ही तो है भाई, लैम्डा कैपिटल D बाई डी इज लेंथ। तो यानी यहाँ 12 बीटा दिखाई दे रहे हैं, तो यानी मेरे पास ये L की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 12 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब तुमने क्या किया, यहाँ पर दूसरी वेवलेंथ लेके आए, कितनी, 400 नैनोमीटर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये L चेंज हो जाएगी स्क्रीन लेंथ, भाई लेंथ, स्क्रीन की लेंथ तो वही रहने वाली है, ये तो चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पर अब कितना दिखाई देगा वो पूछ रहा है कि अब यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे। तो तुम्हें पता है लेंथ तो L ही रहेगी, यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे मुझे नहीं पता, हम n मान लेते हैं। क्या यहाँ का बीटा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, बीटा डैश हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हुई है। तो ये कितना होगा, n टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश d अपॉन d। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 सेम नहीं है क्या, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना अब्दुल्ला, वो तो सेम कर दो, 12 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल्स टू n लैम्डा डैश कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। d से d तो चेंज ही कट ही जाएंगे, ये तो कुछ बचे ही नहीं। तो सीधा क्या करना है, 12 लैम्डा किसके बराबर करना है, n लैम्डा डैश के, और कुछ नहीं कर सकते तो ये रट लो, क्या n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, ऐसे करके ये ना। तो जो भी इसमें से जो वैल्यू होगी जो फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेना। आ गया अब 12 18 आंसर। 10वां करिए। In the Young's double slit experiment with sodium light, the slits are this meter apart, यानी small d दिया हुआ है 0.589 मीटर। The angular separation of third maxima from the central maxima will be, एंगुलर सेपरेशन क्या रहने वाला है, एंगुलर सेपरेशन की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई डी। तो ये कह रहा है कि जो थर्ड मैक्सिमा है उससे सेंट्रल मैक्स, देखो एंगुलर, ये तुम्हारी स्क्रीन है, ये मेरा स्क्रीन, ये मेरी सोर्स है सपोज स्लिट, और ये एक स्लिट है। ये जो यहाँ पे बनेंगी ना, जो ये कितना एंगल बनाती है, ये अपना ये बनता है एंगुलर सेपरेशन। तो कितना अभी तुमने देखा था फर्स्ट के लिए, थीटा किसके बराबर था, लैम्डा अपॉन डी के बराबर। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड के लिए एन की वैल्यू एन रख दो, तो एन यहाँ पे 3 लैम्डा बाई डी हो जाएगा।
थर्ड वाले से ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ से ये निकालना है तुम्हें 3 लैम्डा डी बाई डी। अभी बहुत और बचा है, जल्दी कर दो। थ्री लैम्डा बाई डी कर लेना, लैम्डा गिवन है और क्या गिवन है, डी भी गिवन है, सारी चीज गिवन है। 3 लैम्डा बाई टी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं वो साइन वर्स में कैसे आएगा फिर? वो साइन ऐसे आया है देखो, अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आया था, हमने कल निकाला था डी साइन थीटा। यस मैम। और अगर यहाँ मैक्सिमा की बात हो रही है तो डी साइन थीटा डेल एक्स को किसके बराबर रखना पड़ेगा, एन लैम्डा के, है ना, एन लैम्डा के बराबर रखोगे। एन की वैल्यू क्या रखोगे भाई, 3 लैम्डा। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आया देखो, 3 लैम्डा बाई डी। पर मैंने कल तुम्हें एक चीज भी बताई थी कि साइन थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा एंगल होता है। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हो, थीटा भी लिख देते हैं, है ना। यस मैम। हाँ, तो ये इन्होंने वो लिख दिया है साइन इनवर्स कंफ्यूज के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं, यहां से निकाला है। 11th बोलो कैसे करोगे, देखो दो स्लिट हैं, this interference fringes are observed, the distance between third dark and fifth bright निकाल लोगे 1 सेकंड में। बीटा के टर्म्स में बताओ जल्दी, मेरे को बीटा के टर्म्स में बताओ। फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क, फिफ्थ ब्राइट कहां बनेगा, 5 बीटा, थर्ड डार्क कहां बनेगा, 2.5 बीटा। 2.5। आंसर कितना आया, 2.5 बीटा। निकालते रहना, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं फटाफट। यस मैम। वेरिएशंस इन वाईडीएससी, देखो ये अच्छे, यहाँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो अब तक हमें पढ़ने थे। ठीक है, इसमें मेरे को सेकंड क्वेश्चन नहीं, सारे ही करो, फर्स्ट और सेकंड दोनों करो फटाफट। देख, जो अभी 2 मिनट का टॉपिक पढ़ा था ना, देखो वहीं से सवाल है। ए थिन मिका शीट ऑफ थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ फर्स्ट स्लिट, पहली स्लिट में इंट्रोड्यूस किया है और जिसका वेवलेंथ इतना है, कह रहे हैं सेंटर ब्लाइट मैक्सिमा विल शिफ्ट। तो पहले तो ये बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर या नीचे। अगर ऊपर वाली शिफ्ट में, ऊपर वाली में रखा है तो अभी बताया मैम नीचे, मैम अरे नीचे बेटा होगा। अगर नीचे वाले में रखते हैं तो नीचे शिफ्ट होगा, बताया था ना अभी। अगर नीचे वाली में रखते हैं तो नीचे ऊपर शिफ्ट हो होगा। जाएगा, ऊपर वाले में रखते हैं तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो डाउनवर्ड से तो ये हट गया, तुम्हारे पास 2 बचे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए बीटा से डिवाइड करते हैं, बताया था। तो पहले तो y निकालो और फिर उसको बीटा से डिवाइड करो, n आ जाएगा तुम्हारे पास। फॉर्मूला उड़ा तो नहीं दिया, लिखा है कहीं। मैं लिखवा देती हूँ, y जो आया था ये आया था तुम्हारा μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n के लिए बीटा से, राइट, n के लिए बीटा से। तो मैं यहाँ n लिख रही हूँ, नंबर लिखना है, नंबर को बीटा से करना पड़ेगा। बीटा क्या होगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो क्या क्या उड़ गया, d उड़ गया, ये d उड़ गया, तो कितना आया बस μ-1 t अपॉन लैम्डा। बस ये करो फटाफट, क्या आंसर आता है। आर्यन ने निकाल भी दिया, फ्रेंड्स ने भी निकाल दिया, वेरी गुड। 2 फ्रिंजेस करेक्ट, 2 फ्रिंजेस ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बहुत बढ़िया। रख लो, म्यू की वैल्यू क्या रखोगे, 1.5 -1, थिकनेस कितना दे रखा है भाई, 2 × 10⁻⁶, लैम्डा कितना दे रखा है
5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 10 की पावर कितना, -10। इसको देखो, कैलकुलेशन तो है भाई, करनी पड़ेगी। तो ये कितना हुआ, 0.5 मल्टीप्लाई टू 10, 1, 10⁻⁻6 अपॉन नीचे क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 है, तो ये क्या बचा, 1/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 5 2 जा 10 आ गया। देखो मैंने भी कर ली, ये तो कैलकुलेशन इजी थी, फर्स्ट आ गया इसका। वेरी गुड। ठीक है, तो फॉर्मूला जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लो, y कि हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, सेंटर मैक्सिमा इतना, और नंबर के लिए डिवाइडेड बाय बीटा कर देंगे। कहाँ गया, सेकंड करिए। सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम is inserted in front of one of the slit, how much will be the shift in the interference pattern? The distance between this कर लेंगे इसको भी, आगे बढ़ो। डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना, y की वैल्यू रखनी है सीधे, μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही वैल्यू रखोगे, आ जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ है सेंटीमीटर में, ओके। फिफ्थ, एक सेकेंड, सोप सबमिशन, अच्छा ये उसका आ गया क्या, ये तो सोप वाला आ गया, इंटरफेरेंस पैटर्न। थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ये नहीं कराया मैंने, ठीक है इसका भी मैं करा देती हूँ। देखो अगर यहाँ आ ही गया है तो यहीं कर लेते हैं इसको। यहाँ पर तुम्हें क्या बोला गया है, हमारे पास जैसे बेटा एक फिल्म होती है ना, थिन फिल्म, अगर मान लो उस फिल्म से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मान लो ये लाइट हुई, अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लो ये लाइट आई, यहाँ से ये इंसिडेंट हुई, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट यहाँ पर बाहर चली गई, तो ये जो लाइट यहाँ से, ये ट्रांसमिटेड लाइट है ना, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन आता है एक तो ट्रांसमिटेड लाइट का। अगर ये ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से गई है, अगर ये ट्रांसमिटेड लाइट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, तो इनकी कंडीशन। दूसरा जो लाइट ये रिफ्लेक्ट होके चली गई यहाँ से, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस करेंगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस, इनकी भी हमारे पास एक कंडीशन होती है। वैसे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं बहुत सालों में, एक सेकेंड मेरे को पहले नहीं आया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कंडीशन लिखवा देती हूँ। ठीक है, कंडीशन एक बार यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे लिखवा देती हूँ कंडीशन। थिन फिल्म्स का है ये, है ना, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, बस ये कंडीशन याद रखना, और यहाँ से कुछ नहीं आता, अगर वैसे तो आएगा भी नहीं, पर फिर भी सेफर साइड लिखवा देते हैं, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो देखो क्या होगा, मान लो मेरे पास ये फिल्म है, यहाँ से दो तरीके से बनता है इंटरफेरेंस, तो पहले लिख लो किसके लिए, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। मान लो ये जो फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस टी है। ठीक है, तो क्या बनेगा, टू म्यू टी, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी इज थिकनेस, cos थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटा, ये n लैम्डा के। ये किसका है, ब्राइट के लिए। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है ये, पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। अगर 2 म्यू टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2n1 प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी इसकी, डार्क फ्रिंज की कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है,
बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट समझ में आई? कौन सी लाइट? जो यहाँ से बाहर रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। कैसे? ये कुछ इंसिडेंट हुई भाई, अब 100% तो ट्रांसमिशन नहीं होगा ना, 100% तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। कुछ लाइट यहाँ से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी, करेक्ट? अब ये लाइट फिर से यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट करेगी, ये 100% तो फिर से ट्रांसमिशन नहीं होगा, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, इनका क्या होगा? इनकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं ये, इनका इस केस का रिवर्स कर दो। कैसे? 2 म्यू टी कॉस थीटा अगर n लैम्डा के बराबर है, तो यहां अब क्या बन जाएगा? डार्क। बस ये ही कंडीशन है। 2 म्यू टी कॉस थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2, यहां पर क्या बना देगा? ब्राइट। हो सके तो याद रख लेना बेटा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और काफी सालों से आया भी नहीं है, ठीक है? तो ट्रांसमिटेड के लिए सेम इंटरफेरेंस वाला रहेगा, जैसे अभी इंटरफेरेंस में पढ़ते थे। तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जैसा अभी तक पढ़ते आए हो वही कंडीशंस है, बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वहां पर उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि वहां पर हमारी जो लाइट रेज है ना, 180 डिग्री का पाथ, 180 डिग्री का वहां पे फेज डिफरेंस आता है। तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्या क्रिएट कर देती है? वहां पे एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जो यहाँ पे इसलिए ये जो चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ 180 डिग्री फेज डिफरेंस। बहुत लंबी थ्योरी है, कहां पर? तो अभी देखो यही क्वेश्चन था यहाँ पे, मिनिमम थिकनेस निकालना है ना, ये टी पूछ रहा है तुमसे कि टी बता दो कितनी है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हुए हैं 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। ये 6 सवाल हैं, ये 4, 5, 6, इन तीनों को एक बार घर से ट्राई कर लेना। आ जाओ एक बार YDSC विद व्हाइट लाइट देख लेते हैं। ओके, इसे करो, इन्हें करो, वो 4 क्वेश्चन घर से करना। If a white light is used in a Young's double slit experiment, then a very large number of colored fringes can be seen. व्हाइट लाइट में क्या ठीक होता है? बीच में कैसा कलर दिखाई देता है? व्हाइट फ्रिंज। यस मैम। ठीक है, तो हमें बीच में व्हाइट फ्रिंज दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इन YDSC विद व्हाइट लाइट, इनमें से कौन सा ठीक है? फिर से इजी वाला ही दे दिया, बीच में व्हाइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखो, ये बहुत, ये स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 3rd कह रहा है कि अगर व्हाइट लाइट हम यूज करते हैं 400 से 800 नैनोमीटर पे, फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन स्क्रीन। क्या मिसिंग वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो कि मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे? मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ क्या बात हो रही है यहाँ पे? ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3rd ट्राई किया था किसी ने? मैंने होमवर्क दिया था तो मैम उसमें नहीं था। व्हाइट लाइट दिया था कल मैंने होमवर्क में। प्रिंस ट्राई किया है? क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th भी सिमिलर ही है। मैम अभी नहीं करा। मिसिंग वेवलेंथ, देखो अभी मिसिंग वेवलेंथ वाला टॉपिक अभी हमने नहीं किया है, मिसिंग वेवलेंथ वाला, पर ये हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे मिस नहीं कर सकते।
वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिसिंग वेवलेंथ वाला ये करना है 5 मिनट का तो नहीं बेटा, थोड़ा सा थ्योरी समझानी पड़ेगी। 10-15 मिनट का क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन है एक, है ना, वो डेरिवेशन लिखवाना पड़ेगा। बाकी मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर लिखवाना चाहो तो लिख सकते हो। मिसिंग वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, यहाँ पर दो वेवलेंथ सेम कोइंसाइड कर गई होंगी, मतलब अगर किसी का वहां पर डार्क बन रहा है ना, किसी वेवलेंथ का किसी पर्टिकुलर कलर का अगर इस पॉइंट पे डार्क बन रहा है, इसी पर किसी और वेवलेंथ का क्या बन रहा होगा, ब्राइट, है ना, इसी सेम डिस्टेंस पे किसी का ब्राइट बन रहा होगा। तो कुछ ऐसी वेवलेंथ है जिन्हें हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मिसिंग वेवलेंथ। वो वाली वेवलेंथ फाइंड करेंगे कि ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जो तुम्हें इस स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं देंगी, वो वैल्यूज बताओ। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वी विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा, क्या करोगे बताओ आज का होमवर्क? मैम रिवाइज करेंगे सब, और क्या रिवाइज करोगे? मैम जितना भी पढ़ा है अभी तक दोबारा। अगला देखो डिफ्रैक्शन आ जाता है। नहीं नहीं, ये वेव ऑप्टिक्स तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो दोबारा पढ़नी पड़ेगी, मैं तुम्हें पीवाईक्यू शेयर करूंगी, वो पीवाईक्यूज पढ़ने हैं। अब देखो तुम्हारी छुट्टियां भी पड़ गई होंगी 4-5 दिन की, ठीक है, तो टीचर्स ने तुम्हें जो तुम्हारे मेंटर्स हैं उन्होंने तुम्हें होमवर्क भी अलॉट कर दिया होगा, तो अपने अकॉर्डिंगली कर लेना जिसका जो टॉपिक वीक है ना। जैसे मैंने सुमित को अलॉट किया है और काफी हैं जैसे और बैच में, तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग अपना खुद से कर लेना, जो नहीं आता उसे कंप्लीट करो। चलो ठीक है देन एवरीवन, बाय, गुड नाइट। मैम गुड नाइट मैम, बाय। हाँ पलक, अच्छा पलक भी है। मैम हमें ना समन सर ने फिल्म वाला और मिसिंग वेवलेंथ वाला टॉपिक नहीं करवाया हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। मैम सर ने आज खुद ही बोला, टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, सर ने वो दो नहीं करवाए, सर ने बोला भी बाकी सारा करवा दिया। हाँ ये मिसिंग वेवलेंथ वाला बेटा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, टाइम की कमी की वजह से सर ने नहीं कराया होगा, है ना। यस मैम। हाँ मैम फिल्म वाला नहीं करवाया मैम, कल हमने आ जाना ना। हाँ कोई नहीं, फिल्म वाला इतना बड़ा नहीं है, उसमें तो बस तुम्हें याद रखनी है वो वैल्यूज, ठीक है। बट मिसिंग Yes, वेवलेंथ वाला करना है, वो हम लोग कल अगली क्लास में करेंगे। मंडे को तो आ ही जाओगे तुम लोग, ठीक है। मैम कल ही आ जाएंगे। कल तुम्हारी क्लास नहीं है ना। यस मैम। तुम्हारा टेस्ट हो गया, कितने मार्क्स आए पलक? मैम फिजिक्स में तो मेरे 23 ही आए। ठीक है, मजा आया वहां पे? यस मैम। मैम आज अभिषेक सर आए थे। हाँ अभिषेक सर आए, अपनी चीजें डिस्कस कर लेना अभिषेक सर के साथ, है ना पलक, जो भी तुम्हें फील हो रहा है, जो भी तुम फेस कर रही हो। सब मैम पहले दिन समंत सर के साथ बहुत ज्यादा मीटिंग हो गई, सर ने बड़ा कुछ बताया। हाँ समझाया होगा ना टीचर्स ने। यस सर मैम। तो पढ़ाना कुछ भी कि हाँ जेई तो करना ही है, इधर उधर नहीं जाना और डिमोटिवेटेड भी नहीं होना है। मैम समंत सर ने तो सारा पूछ लिया, 11th का कितना आता, 12th का कितना आता, सारा के सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए। फिर क्या बताया तुमने 12th में, ये तो नहीं कह दिया कि कुछ नहीं आता? नहीं मैम। तो फिर ये मेरे कभी सर कहे अरे मैम बच्चे तो कह रहे हैं फिजिक्स में आता ही नहीं है कुछ, ऐसा तो नहीं करवा के आए हो? हाँ नहीं मैम, मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बोला था और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। हाँ जियो तो चलो अभी बहुत बच्चों का है। मैम सर बोलते ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आने दो, बड़ा बड़ा है। नहीं तुमने तो पढ़ लिया ना, जिसको Yes, नहीं आता देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मेरी बात सुनो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से सवाल आते हैं, इसे कोई Yes, टीचर डिनाई नहीं करेगा, सवाल आते हैं। बट अगर तुम लोगों ने और इजी चैप्टर्स कर लिए हैं और तुम्हारे पास समय है जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना, अगर तुमने इजी चैप्टर्स भी नहीं करे और जियो लेके बैठे हुए हो तो फिर पागलपंती है ना। तो सर ने Yes, ये ma'am. बोला है जियो को लास्ट में उठाना, अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर भी नहीं करे हैं, राइट, Yes, मैम। क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी हैं। हाँ गर्व चले जाओ, गर्व गौरव सब चले जाओ, बाय, ठीक है, Bye, पर ma'am. मिलते हैं मंडे को, ओके। बाय।